डॉक्टर संजय शिंदे मुंबई से। ज़्यादातर मेडिकल जर्नल्स में हमेशा डे टू डे अपडेटेड जो बातें आते रहती हैं, इसमें डे टू डे एक्टिविटी में हर समय पे एक सेंटेंस लिखा हुआ रहता है कि फैट्स कैसे रिड्यूस करना चाहिए, फैट्स को क्या इम्पोर्टेंस है, फैट्स के लिए क्या डेवलपमेंट है, और हमेशा अपने जो लाइफ में फ़ैट कितना मायने रखते हैं और फैट्स की वजह से क्या दिक्कतें आती है, और लगभग 80 to 90% फैट्स की वजह से दिक्कत आती है। एक आधा एग्जांपल के लिए तौर पे बता देता हूँ कि वन सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक आर्टिकल में कि हाई इंटेंसिटी कैन स्लो ट्यूमर ग्रोथ। तो जैसे उन्होंने लिखा है कि हाई इंटेंसिटी कैन स्लो द ट्यूमर ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग फैट्स। अभी ये फैट्स अगर रिड्यूस करते हैं, हाई इंटेंसिटी से एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादातर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से फैट डिजॉल्व होगा या तो फैट रिड्यूस होगा, दैट विल रिड्यूस द ट्यूमर ग्रोथ। उसका रीज़न क्या है? तो जहाँ पर भी ग्लूकोज एक्यूमुलेटेड होगा वो ट्यूमर ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट होते रहेगा। जितने भी ट्यूमर डेवलपमेंट होती है उनको एक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरह से लगता है, ग्लूकोज हमेशा चाहिए होता है। तो ये रिड्यूस करने के लिए, ग्लूकोज को शिफ्ट करने के लिए, ज़्यादातर ग्लूकोज को शिफ्ट करने के लिए ये एरोबिक एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज अगर करते हैं तो फिर ग्लूकोज कैन शिफ्टेड फ्रॉम दैट एरिया टू अनदर एरिया। तो ये उसमें समझाया गया है और ये रिसर्च में आया हुआ है कि भाई ये जो है कि एनारोबिक एक्सरसाइज कैन स्लो द ट्यूमर ग्रोथ। परसों मैंने जो पढ़ा था उसमें ऐसा था कि जो भी टंग फैट होते हैं, तीसरा जो सेंटेंस था जैसे फैट बर्डन और पैंक्रियास में कॉज डायबिटीज मेलाइटस। मोस्टली जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि फैटी पैंक्रियास है, फैटी लीवर होता है, तो एक्यूमुलेशन मोमेंटम फैट जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाती है। ओबेसिटी में ज़्यादातर फैट्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, तो फैटी पैंक्रियास में भी ज़्यादातर फैट्स बर्डन की वजह से उनकी जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज को डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कैपिलरीज के जो एक्यूमुलेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लैक्स, और जो कैपिलरीज होती हैं वो काफ़ी रप्चर हो सकती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इस्चीमिक चेंजेस हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी बीटा सेल्स हैं वहाँ पे माइक्रो सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से इंसुलिन भी डेवलप नहीं हो पाते। इंसुलिन के जो सेल्स हैं वो सीक्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से डायबिटीज़ भी आ सकता है। फिफ्थ जो बताया है, जैसे कि फैटी लिवर में कॉज लीवर डीजेनरेशन। जो लीवर में भी अगर फैट धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाती है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होने के बाद फैट्स को फैटी लिवर में कॉज लीवर डिजेनरेशन। तो इसमें भी फैट्स एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फैट्स एक्यूमुलेट होते 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 तो फैटी एक्यूमुलेशन होती है, फैटी लीवर बनता है। तो फैटी का जो कई केजीस, कई ग्राम्स में अगर फैट्स का ओवरबर्डन हो जाता है लीवर के ऊपर, तो फिर वहाँ पे भी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होना ही होना है। इसकी वजह से क्या होता है कि आगे जाके ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर, तब तक भी अगर ध्यान नहीं दे पाते तो फिर वो दिक्कत वाली पार्ट होती है, डैमेजेस ज़्यादा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यहीं पे फिर कहने के लिए है कि कैसे फैट्स जो है हर तरफ से आदमी को तकलीफ ला सकता है और डेफिनेटली डीजेनरेशन केस बना सकता है। छठवां जो पोर्शन है, फैट डिपोजिशन इन जॉइंट्स। तो
interferes blood vessels and can produce osteoarthritis. तो osteoarthritis जो है वापस वहाँ के जो कैपिलरीज होते हैं, वहाँ पे जो लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, वहाँ पे भी अगर फैटी बर्डन होने के बाद तो वापस आपका कैपिलरीज रप्चर्स होना, फिर लिम्फेटिक चैनल्स रप्चर होना, ये सब दिक्कत वाली पार्ट है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का डेवलपमेंट ज़्यादा वहाँ पे हो सकता है। तो हमेशा ये याद रखना कि जो भी मैं कॉजेज़ बता रहा हूँ कि जितने भी ये बीमारी हैं उसमें ये कॉज एक हो सकता है, लेकिन बाकी के भी कई कॉजेज़ आते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन आया है, बाहर से एटोमिन से रिएक्शन हुए हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन फैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। ये जो डिस्कशन हो रहा है ये टोटली एक वर्डिंग आती है लास्ट में कि एक्सेस फैट ओवरऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ विसरल फैट अराउंड ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जितने भी फैट्स जमा अगर हो जाते हैं तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी। तो पहले तो ऑर्गन की जो एबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, तो इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी एंड प्रीमेच्योर डेथ। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है कि फैट्स का ओवर एक्यूमुलेशन पूरा शरीर में होना एक प्रकार का प्रीमेच्योर डेथ के लिए संभवतः ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ 80 साल तक जीना है, 85 तक जीना है, वो 60, 50, कई लोगों में 35, 40 इयर्स में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं अभी, और 50 इयर्स में भी स्ट्रोक्स आ रहे हैं, 45 में भी स्ट्रोक, पैरालिसिस और बाकी के ऑर्गन डैमेजेस। मेरे पास काफ़ी केसेस है, किडनी डिजेनरेशन केसेस है, फिर डायबिटीज़ के केसेस है काफ़ी। तो उसमें देखता हूँ तो उनके हर जो वेट्स है वो 5 to 10 kg ज़्यादा ही दिख रहा है। ज़्यादातर 5 से 10 किलो ज़्यादा ही है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये चीज़ है। और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं फैट्स के वजह से। फिर कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, जैसे कि दिमागी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव फैट्स। अगेन अनदर जो टर्मिनोलॉजी लिखी है, एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन इन ब्रेन वेसल्स में कॉज स्ट्रोक। तो ये जो पैरालिसिस का जो इशू है, स्ट्रोक में जो ब्रेन के वेसल्स है उसमें भी रप्चर होते हैं, ब्रेन के वेसल्स में ब्लॉकेजेस होते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गुठली आम हो गई है, उसमें ब्रेन के वेसल्स में ब्लॉक हुआ, कई कहते हैं ब्रेन इमरेज हुआ। तो ब्रेन इमरेज मीन्स अगेन रप्चर ऑफ वेसल्स। सेम ये एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स की वजह से और हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दिक्कत वाली पार्ट है। एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन में प्रोग्रेस टू कैंसर। तो जहाँ पे भी काफ़ी ब्लड सप्लाई कम हो गया है और कैंसर की संवेदना ज़्यादा बनने की चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे इरिटेटिंग फैक्टर्स भी ज़्यादा है और बहुत सारा ऐसा इशू आ सकते हैं कि जहाँ पे कैंसर की बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे भी अगर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा और आपकी जो प्रतिकार शक्ति है वो आपका जाएगा नहीं। तो प्रतिकार शक्ति जो है वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगी टू फाइट द कैंसर्स। तो ये एक चीज़ है एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन में प्रोग्रेस टू कैंसर्स। तो यही चीज़ जो है सारी जो पॉइंट्स है वो फैट्स की तरह पॉइंट आउट करते हैं। और एक्सेसिव फैट हमेशा कॉज हेल्थ रिस्क। ये चीज़ याद रखना है आपको, किसी भी तरह मेंटेन करना है शरीर पे जितनी भी चर्बी जहाँ पे भी लग रही है कम करके, जो भी ओवरवेट लग रहे हैं उसको वेट लूज़ करने के लिए कोशिश करना है। जहाँ पे लगता है सेंट्रल ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ज़्यादातर वज़न बढ़ गया है, तो वो भी चीज़ कम करने की कोशिश करना है। हाथों का और एब्डोमेन का गर्थ देखना है, आपका नॉर्मल गर्थ है, नॉर्मल जो भी होना चाहिए 2 सेंटीमीटर में, तो वो आपका नहीं होता है। तो फिर आपको एक्सरसाइज और डाइट्स के अनुसार आपके वज़न कम करने की कोशिश ज़रूर करना है। ये स्टेम सेल रिसर्च करके पेज है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।